छायावाद पर आज हम चर्चा करते हैं। छायावाद के बारे में जानकारी लेते हैं कि छायावाद क्या है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ये कहता है कि आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा ही छायावाद है। छायावाद डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा में देखें तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही छायावाद है। छायावाद की शुरुआत हम सन 1918 से मानते हैं, क्योंकि 1918 में साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जिन्होंने 1918 में एक पहली रचना झरना 1918 को झरना नाम की एक रचना लिख करके और छायावाद की पाठशाला का रूप झरना को दिया गया, जो 1918 को झरना प्रकाशित। जयशंकर प्रसाद 1889 को काशी में जन्मे। प्रसाद जी का जन्म 1889 काशी के सुंदनी और साहू परिवार में इनका जन्म हुआ था और माता पिता कुछ वर्षों तक परवरिश और पालन पोषण करने के बाद प्रसाद के माता पिता का निधन हो गया था और पारिवारिक जिम्मेवारी प्रसाद जी के ऊपर आ गई। 1889 को काशी में जन्मे सुंदनी और साहू परिवार, सुंदनी साहू परिवार, प्रसाद जी का जन्म हुआ और इनकी पहली रचना 1918 को झरना, और इस झरना को ही छायावाद की पाठशाला कहा जाता है। छायावाद की पाठशाला यदि कोई रचना है तो वो झरना है। सन 1918 को छायावाद की पहली रचना झरना जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित, लेकिन प्रसाद जी पर कुछ ऐसी आलोचनाएं होने लगी कि प्रसाद जी को चारों तरफ से गिरना पड़ा, लेकिन इन्होंने कहा हम कलम को साथ लेके चलेंगे और इस साहित्य जगत को कुछ न कुछ देंगे। 1918 के बाद प्रसाद जी ने 1925 को इनकी चर्चित कविता आंसू, 1925 को आंसू नाम की रचना लिख करके छायावाद को और अधिक सुदृढ़ और मजबूत किया। इसी कड़ी में आंसू कविता जिसने भी पढ़ी उसी की आंखों से अश्रुधारा बह पड़ी। 1925 के बाद प्रसाद जी की कलम अग्रसर रही और 1933 को लहर नामक रचना प्रसाद जी ने, 1918 को झरना, 1925 को आंसू नाम की कविता और 1933 को लहर, मानव साहित्य में लहर आ। 1933 और 1935 को एक बहुत बड़ा महाकाव्य, जिस महाकाव्य का नाम कामायनी, कामायनी नामक महाकाव्य लिख करके जो साहित्य की अमूल्य निधि माना जाता है। कामायनी महाकाव्य प्रसाद का अंतिम महाकाव्य माना जाता है, लेकिन उधर मुंशी प्रेमचंद की कहानी 1936 में
कफन। और 1936 में कफन कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित, 1935 में कामायनी, 1933 में लहर, 1925 में आंसू, 1918 में झरना, जो छायावाद की प्रथम पाठशाला कहलाती। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रथम रचना झरना को माना जाता है, जिस 1918 में जो लिखा गया, और 1925 में आंसू, और 1933 में लहर, और 1935 में कामायनी। कामायनी महाकाव्य प्रसाद की रचना अहम मानी जाती है, जो साहित्य को और अधिक सुदृढ़ करती है। और 1936 को प्रसाद जी ने कफन कहानी के बाद 1937 को जयशंकर प्रसाद का निधन हो गया। मोटा मोटा साहित्यिक परिचय देखें जो बोर्ड में 2 नंबर का आता है, यानी छायावाद सन 1918 से 1936 तक चला। उसके बाद में 1936 के बाद प्रगतिवाद शुरू हो जाता है, और इस प्रगतिवाद में छायावाद के कुछ साहित्यकार ऐसे हैं जो प्रगतिवाद में भी उनका अहम योगदान है, जैसे निराला। निराला की कुछ रचनाएं प्रगतिवाद में भी है और छायावाद में भी है। इसी कड़ी में डॉक्टर नगेंद्र ये कहता है कि स्थूल के प्रति, डॉक्टर नगेंद्र कहता है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही छायावाद है, ये डॉक्टर नगेंद्र कहता है छायावाद के संबंध। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 को काशी के घराने में सुंगनी साहू परिवार में इनका जन्म हुआ था, और इनकी शिक्षा दीक्षा बनारस से हिंदू विश्वविद्यालय से हुई, और काशी से ही साहित्य जगत से जुड़ करके और साहित्य जगत में आए। लेकिन कुछ आलोचनाओं के शिकार हुए, क्योंकि उस समय महावीर प्रसाद द्विवेदी जयशंकर प्रसाद की अत्यधिक घोर आलोचनाएं कर रहे थे, और इनकी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में छापने से इनकार कर दिया, जो काशी से निकलती। सरस्वती पत्रिका में प्रसाद की रचनाएं छापने से इनकार करने के बाद प्रसाद और अधिक मजबूत हुए, और उसके बाद में इनकी जब झरना प्रकाशित हुई, आंसू कविता प्रकाशित हुई, लहर प्रकाशित हुई, और कामायनी महाकाव्य 1935 को एक बहुत बड़ा साहित्य का महाकाव्य माना गया, जो जयशंकर साहित्यिक परिचय के रूप में देखें तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 को काशी के सुप्रसिद्ध सुंगनी और साहू घराने में इनका जन्म हुआ। शिक्षा दीक्षा काशी से हुई, तथा 1918 को अपनी
प्रथम रचना के साथ साहित्य जगत में प्रवेश करते हैं। और एक साहित्य जगत में झरना नाम की रचना जो ही प्रकाशित हुई तो साहित्य में एक हर्ष की सी लहर बोल पड़ी। झरना जो प्रसाद जी की जो रचना 1918 की, वो छायावाद की प्रथम पाठशाला मानी जाती है। 1925 को आंसू नामक रचना और 1933 को लहर नामक रचना, 1935 को एक प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी प्रकाशित हुआ। कामायनी महाकाव्य को लिखने में प्रसाद जी को लगभग 13-14 वर्ष लग गए थे। कामायनी महाकाव्य को जिसने भी पढ़ा उसकी आंखों में आंसू आए। अंतिम महाकाव्य 1935 को और 1937 को प्रसाद जी इस साहित्य जगत से अलविदा हो गए थे। इसी कड़ी में जब छायावाद का प्रथम कवि जयशंकर प्रसाद, नेक्स्ट आगे की कड़ी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनकी 1916 में जूही की कली, जूही की कली नामक रचना इनकी प्रतिनिधि रचना मानी जाती है 1916 में। निराला के बाद महादेवी वर्मा के बाद सुमित्रा नंदन पंत, ये 4 साहित्यकारों ने छायावाद को महज 18 वर्षों में और भक्ति काल के 350 वर्षों को दोनों का सत्वन किया जाए तो छायावाद के कटोरे में अत्यधिक रस इकट्ठा होता है। छायावाद डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहता है कि आत्मा और परमात्मा एक है, यानी आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा ही छायावाद। डॉक्टर नागेंद्र कहते हैं कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही छायावाद है। और छायावाद के अहम जो भूमिका रही है छायावाद में, वो जयशंकर प्रसाद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, महादेवी वर्मा की और सुमित्रा नंदन पंत की। ये चारों ऐसे कवि हैं जिन्होंने छायावाद को साहित्य के प्रगाढ़ अमूल्य निधि बनाई। 1936 को छायावाद का अंत हो जाता है और प्रगतिवाद का उदय होता है। और प्रगतिवाद में भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत 2 ऐसे साहित्यकार जिनकी प्रगतिवाद में भी और छायावाद, यानी छायावाद का कुछ स्वर प्रगतिवाद में भी मुखर हुआ है। और प्रगतिवाद के अंत के बाद प्रयोगवाद शुरू हो जाता है 1943 में। प्रयोगवाद जो आगे अपने 4 तार सप्तक 1943 से 1979 4 तार सप्तक ऐसे भक्ति काल के बाद छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ऐसे ही सीढ़ी बाई सीढ़ी चले। हमने 2 अंकों का साहित्यिक परिचय जाना है जयशंकर प्रसाद जी, और जयशंकर प्रसाद 1937 को निधन हो गया था, लेकिन निधन से पहले इन्होंने एक बहुत बड़ा महाकाव्य लिखा जिसका नाम था कामायनी महाकाव्य, जिसका अहम जो सर्ग है, क्योंकि सर्ग कहते हैं अध्याय, सर्ग का मतलब होता है अध्याय।
और सर्गों में भी आनंद सर्ग ये महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय आप इस तरीके से तैयार करके और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में अपन जयशंकर प्रसाद के बाद हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में जानेंगे, उसके बाद महादेवी वर्मा के बारे में जानेंगे और उसके बाद सुमित्रानंदन पंत के बारे में जानकारी लेंगे और छायावाद को यानी पूरी चर्चा करके छायावाद का पूरा रस हम अपने दिमाग में इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम छायावाद के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सूर्य कुमार, बचपन में नाम सूर्य कुमार और उसके बाद में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावाद को उन्नायक बनाने में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भी अहम भूमिका है। निराला जी अक्खड़ स्वभाव के थे और माता पिता के साथ गढ़कोला उत्तर प्रदेश इनके पिताजी पुलिस विभाग में सिपाही थे और शरीर से हष्टपुष्ट और लंबे चौड़े व्यक्तित्व के धनी और पत्नी का नाम मनोरमा देवी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की शिक्षा दीक्षा में मनोरमा का अहम योगदान। इनकी शिक्षा दीक्षा मनोरमा के इस सहारे से और मनोरमा के सपोर्ट करने से निराला जी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। बचपन में नाम सूर्य कुमार, पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, क्योंकि ये अपनी कविताएं निराला नाम से लिखते थे। इनका जन्म गढ़कोला उत्तर प्रदेश माना जाता है तथा इनकी पहली जो रचना वो 1916 को जूही की कली, जूही की कली प्रकाशित हुई। जूही की कली, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी जो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, उन्होंने इस रचना को सरस्वती पत्रिका में छापने से इनकार कर दिया। सरस्वती पत्रिका में इस कविता को छापने से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मना कर दिया, लेकिन कुछ अपने अखड़ स्वभाव के कारण इनकी ये रचना 1916 को इस पत्रिका में प्रकाशित हुई। धीरे धीरे इन्होंने अणिमा नए पत्ते, अर्चना, परिमल, गीतिका और सूर्यकांत त्रिपाठी ने तो परिमल में तो छंदों के बंदी तोड़ दिए थे और परिमल रचना बिना छंदों के यानी
निराला जी ने कहा तोड़ दिए छंदों के बंद सारे, यानी बहुत सी रचनाएं ऐसी थी जिन्होंने बिना छंदों की लिख डाली। अनामिका, गीतिका, अनामिका, परिमल, अणिमा, नए पत्ते, अर्चना और राम की शक्ति पूजा इनकी अहम रचना है। राम की शक्ति पूजा अहम, क्योंकि निराला जी पर शाक्त दर्शन का प्रभाव था। शाक्त दर्शन, और शाक्त दर्शन का मतलब देवी बोले तो दुर्गा का इष्ट मानते थे निराला जी, यानी चारों साहित्यकारों के ऊपर किसी न किसी दर्शन का प्रभाव रहा। प्रसाद जी पर शिव दर्शन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर शाक्त दर्शन, महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन, और सुमित्रानंदन पंत पर लोकायतनवादी। प्रसाद पर शैव दर्शन, निराला जी पर शाक्त दर्शन, महादेवी पर बौद्ध दर्शन, क्योंकि महादेवी वर्मा भी बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी, और सुमित्रानंदन पंत पर लोकायतनवादी यानी प्रकृति दर्शन का पूरा प्रभाव, क्योंकि पंत यानी प्रकृति। तो हम निराला जी के बारे में जान रहे थे, मैंने कहा था कि इन पर शाक्त दर्शन का प्रभाव है, क्योंकि देवी इनका इष्ट मानते हैं। निराला जी की गीतिका, अनामिका और परिमल, ये तीन रचनाएं अहम मानी जाती हैं, और इनकी जो राम की शक्ति पूजा, ये निराला जी इस राम की शक्ति पूजा में अपने आप को देवी का उपासक मान करके और माता दुर्गा की आराधना करते हैं, और आराधना करके बताते हैं कि भक्ति में शक्ति होती है, और भक्ति में बहुत सारी चीजें ऐसी समाहित है कि व्यक्ति जीवन में संघर्षों के सामने कभी हार नहीं मान सकता, क्योंकि निराला का जो जीवन है वो संघर्षों से भरा हुआ है। निराला जी का जो जीवन है वो संघर्षपूर्ण जीवन रहा। पत्नी के निधन के बाद एक बेटी, इनकी पुत्री, निराला जी की जो पुत्री थी वो थी एकमात्र पुत्री सरोज, और हिंदी साहित्य का प्रथम हिंदी जगत का प्रथम शोक गीत, प्रथम शोक गीत निराला जी का सरोज स्मृति है।
हिंदी साहित्य जगत का पहला शोक गीत निराला द्वारा रचित सरोज स्मृति 1935। 1935 को सरोज स्मृति अपनी पुत्री की याद में सरोज स्मृति नामक कविता लिखी। गीतिका, अनामिका, परिमल, निराला का साहित्यिक परिचय जानने के लिए इनकी रचनाएं, इनकी शिक्षा दीक्षा और इन प्रदर्शन का, इनकी रचनाओं में किसका स्वर है और इन्होंने छायावाद को उन्नायक बनाने में अपनी पूरी भूमिका अदा की है। इसलिए हम प्रसाद जी को, निराला जी को, महादेवी वर्मा को, सुमित्रा नंदन पंत को, इनको मोटे मोटे तौर पर इनकी जानकारी लेंगे और नेक्स्ट हम कल महादेवी वर्मा के बारे में जानेंगे। उसके बाद में सुमित्रा नंदन पंत के बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ से टॉपिक 2 अंकों का बोर्ड में साहित्यिक परिचय पूछा है। साहित्य